की क्लास में हम लोग देखते हैं विधेयक को लाने की प्रक्रिया और उसे पारित करने की प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 107 से लेके अनुच्छेद 111 तक का जो हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 107 से लेके अनुच्छेद 111 तक क्या है? विधेयकों की चर्चा की गई है। विधेयकों की चर्चा की गई है। विधेयक किस प्रकार से आते हैं संसद में और किस प्रकार से पारित होते हैं। आज एक क्लास में हम लोग इसी से संबंधित जो भी चीजें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि ये विधेयक है क्या, विधेयक किसे कहते हैं। तो जब इसको अपनी भाषा में समझिए, विधेयक किसे कहते हैं। तो जब कोई कानून बनाना होता है तो उस पर काफी विचार विमर्श होता है बुद्धिजीवियों के द्वारा। बुद्धिजीवी ये फैसला करते हैं कि किस पहलू को कहां पर जोड़ना है, या इस पहलू को उठा के पीछे कर दीजिए, इसमें ये चीज जोड़ दीजिए, इसमें ये चीज घटा दीजिए। अर्थात एक ड्राफ्टिंग होती है, एक मसौदा तैयार किया जाता है। विधेयक से पूर्व एक पूरा खाका तैयार किया जाता है, रूपरेखा बनाई जाती है कि एक मॉडल ऐसा किया जाए, एक ड्राफ्टिंग किया जाए, मसौदा तैयार किया जाए कि इसमें ये चीज जोड़ दिया जाए, इसको यहां से लाके आगे कर दिया जाए, इसको उठा के पीछे कर दिया जाए। तो जब ये पूरी तरह से खाका तैयार हो जाता है, तो मसौदा तैयार हो जाता है। मसौदा तैयार कौन करते हैं? बुद्धिजीवी वर्ग वाले तैयार करते हैं। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मंत्री जी नहीं खाका तैयार करते हैं। किसी भी कानून को लाने का श्रेय मंत्री जी को है, लेकिन उसके मसौदा तैयार करने का जिम्मेदारी किसी है? ये बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात अधिकारियों का है। आप यूं भी समझ सकते हैं कि मंत्री जी तो जैसे अनपढ़ भी मंत्री बन सकते हैं। हमारे संविधान में कुछ ऐसा उबंधित नहीं किया गया है कि केवल पढ़े लिखे ही मंत्री बनेंगे या मंत्री बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। हमारे यहाँ चापरासी बनने का जो है योग्यता है, लेकिन हमारे यहाँ शासन सत्ता चलाने वाले की कोई योग्यता नहीं निर्धारित की गई है। मंत्री जी अनपढ़ भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि कानून बनाना है, पूरे देश की शासन सत्ता को चलाने के लिए विधेयक लाना है, तो विधेयक तो वैसे आएगा नहीं। इसलिए बुद्धिजीवियों द्वारा उस पर काफी विचार विमर्श के बाद एक खाका तैयार होता है। और वो जो खाका तैयार होता है, जो मसौदा तैयार होता है, मसौदा पहुंचता है मंत्री जी के पास, संबंधित विभाग के मंत्री के पास। जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित मामला है तो रक्षा मंत्री के पास, गृह मंत्रालय से संबंधित मामला है विधेयक तो गृह मंत्री के पास पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से संबंधित मंत्री को जो है वो खाका अधिकारी दे देते हैं। और मंत्री जी क्या करते हैं? मंत्री जी इसे संसद में लाते हैं, संसद में लाते हैं और संसद में प्रस्तुत करते हैं। और इसी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को, भाई विधेयक जो आता है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को भी पुनर्स्थापन कहते हैं। पेपर में कई बार पूछा है कि पुनर्स्थापन से क्या तात्पर्य है। तो मंत्री जी जो विधेयक लाके संसद में प्रस्तुत करते हैं, क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, उसे पुनर्स्थापन कहा जाता है। अब मंत्री जी विधेयक लेके संसद में पहुंचे। मंत्री जी एक है और संसद के कितने सदन है? तो संसद के दो सदन है, दो सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। मंत्री जी तब इकट्ठे दोनों में जो है इसको रख नहीं देंगे। आप अपनी भाषा में समझिए, मंत्री जी अकेले, एक विभाग का एक मंत्री जो विधेयक प्रस्तुत करने वाला है, वो क्या करेगा? या तो राज्यसभा में प्रस्तुत करेगा या तो लोकसभा में प्रस्तुत करेगा। यहां एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो विधेयक प्रस्तुत किए जा रहे हैं अभी इसे विधिक अधिकार नहीं प्राप्त है, ये कानून नहीं बने हैं, ये विधेयक अर्थात एक प्रपोजल है। मंत्री जी लाए, राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया, लेकिन राज्यसभा से प्रस्तुत करने के बाद लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा से जब पास हो जाएगा तो लोकसभा में भी इसको पास करवाना होगा। और संसद के कितने भाग हैं? संसद के दो सदन, लेकिन संसद के भाग में जो अगर देखें तो इसमें राष्ट्रपति भी है। और इन तीनों शक्तियों से अगर पास हो गया विधेयक तो वो विधि बन गया, कानून बन गया, एक्ट बन गया। मंत्री जी लेके आते हैं, मान लीजिए प्रस्तुत कर दिया राज्यसभा में, राज्यसभा में प्रस्तुत किया
प्रस्तुत को हम क्या कहते हैं? पुनर्स्थापन कहते हैं। हमने आपको एक चीज और बताया था, जब हम विधेयकों को लाने की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, वाचन वाला हम क्लास चला रहे थे, तो हमने एक चीज आपको बताया था कि विधेयक प्रस्तुत करने के साथ कई वाचनों से गुजरता है। अब अगर हम उसको यहीं पर पढ़ाना शुरू कर देते तो क्लास काफी लंबी हो जाती है, इसलिए हमने उसका एक स्पेशल क्लास चलाया था। आपको याद होगा कि संसद में प्रस्तुत कर दिया, प्रस्तुत करने से पहले किसी ना किसी की अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी? भाई व्यवस्था बनाने वाला कौन है? तो व्यवस्था बनाने वाला अध्यक्ष है, राज्यसभा में सभापति है, इससे अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति लेना अनिवार्य क्यों है? अगर सभी लोग एक ही दिन विधेयक प्रस्तुत करना शुरू कर दें, जैसे मंत्री जी प्रस्तुत कर सकते हैं, सांसद भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको हमने बताया था कि एक सरकारी विधेयक होते हैं, गैर सरकारी विधेयक होते हैं। मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत करने वाला विधेयक सरकारी विधेयक होता है, और कोई सांसद अर्थात एक नॉर्मल जो सांसद केवल है वही अगर प्रस्तुत करना शुरू कर दे विधेयक, तो वो गैर सरकारी विधेयक कहे जाते हैं। जैसे इसको यूं भी समझ सकते हैं, जैसे गृह मंत्रालय से संबंधित विधेयक है, अमित शाह जी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सरकारी विधेयक है वो। और हमारे आपके यहाँ का जो सांसद, जो मंत्री नहीं है, अगर वो कोई विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं तो गैर सरकारी विधेयक है। तो इस प्रकार से अगर सभी लोग विधेयक प्रस्तुत करने के एक ही दिन शुरू कर दिए तो हो हल्ला होगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए सदन में प्रस्तुत करने से पहले विधेयक से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे आप विधेयक प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। जो अनुमति लेने की प्रक्रिया है ये प्रथम वाचन है। हमने आपको बताया था कि अब प्रस्तुत कर दिया गया तो यह पहुंच गया द्वितीय वाचन में। प्रथम वाचन में क्या है कि आपने प्रस्तुत कर दिया, उसकी एक एक प्रति सदन के सदस्यों को बांट दी जाएगी। भाई आप देखिए, सभी लोग देखिए कि इसमें क्या लिखा है, इसके क्या प्रावधान है। उसके बाद क्या होगी? चर्चा होगी, अर्थात बहस होती है। पक्ष और विपक्ष के द्वारा इस पे चर्चाएं होती हैं। अब चर्चा होगी, पक्ष वाले इसकी खूबी बताते हैं, देखते नहीं आप लोग कि पक्ष वाले इसकी अच्छाइयों को बताते हैं कि ये आ जाएगा तो देश में नया चमत्कार हो जाएगा। वही पक्ष वाले उसकी छोटी सी छोटी कमियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। विपक्ष वाले कहते हैं कि ये आ जाएगा, इसमें ये प्रावधान जोड़ दिया गया है, ये देश के लिए ताश नहाश कर देगा। तो दोनों पक्षों की काफी चर्चाएं होती है, बहस होती है। बहस होने के बाद ये फैसला होता है कि ऐसे तो नहीं काम चलेगा, ये केवल चर्चा ही अगर चलती रही तो काम नहीं चलेगा। तो ये कहा जाता है कि अब इसको तृतीय वाचन में भेज दिए। वाचन वाले में थोड़ा सा और प्रोसेस है, लेकिन हमने उसको पीछे ही देख लिया था। तो अब ये तृतीय वाचन में चला गया। तृतीय वाचन में क्या है कि अब एक चीज फैसला करते हैं कि हम देखते हैं इस पर कितने लोग पक्ष में हैं, इस विधेयक के कितने पक्षदार हैं, तो मतदान कराया जाता है। मतदान में यह फैसला होता है कि विधेयक पास होगा कि नहीं पास होगा। जैसे वहां पर दोनों व्यक्ति बहस कर रहे हैं, उसमें पता ही नहीं चला कि कितने लोग जो है विधेयक के पक्ष में है। जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है उसका पता ही नहीं कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं। तो वहां पर मतदान कराया जाएगा और आवश्यक मत अगर प्राप्त कर लिया विधेयक, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, अगर उसने आवश्यक मत प्राप्त कर लिया तो विधेयक जो है पास मान लिया जाएगा, पास हो गया। लेकिन कहां से हुआ? एक सदन से हुआ, राज्यसभा से। पुनः इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। अब ये दूसरे सदन में पहुंच गया। अब दूसरे सदन में पहुंचा तो पुनः वही प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरे सदन में भाई लेके जाएंगे तो यह का उठा के तो रख नहीं देंगे, उसको भी प्रस्तुत ही करेंगे, दूसरे सदन में भी बताएंगे, फिर वहां पर भी चर्चा होगी, मतदान होगा। मतदान के बाद अगर उसने आवश्यक मत प्राप्त कर लिया तो उस सदन से भी विधेयक पास घोषित कर दिया गया। अब तीसरा अंग कौन सा है? तीसरा सहायक इसका कौन सा है? तो राष्ट्रपति। अब विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद विधेयक पहुंच गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने क्या किया कि इसे पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। भाई पुनर्विचार का अधिकार है ना राष्ट्रपति को, बिल्कुल। तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने वापस कर दिया। अब यह पुनः पहुंच गया मंत्रिपरिषद के पास। लेकिन आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के पास इतना ही अधिकार है कि एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर मंत्रिपरिषद पुनः विधेयक को वापस भेज दे राष्ट्रपति के पास
तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अब जो ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया तो यह विधेयक क्या बन गया? विधि बन गया, कानून बन गया, एक्ट बन गया। इस प्रकार से हमारे यहाँ विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन इसमें से कुछ विधेयक ऐसे हैं, जैसे हमने कहा ना कि संसद में मंत्री जी प्रस्तुत करते हैं, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये किसी भी सदन में लाके उठा सकते हैं। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो केवल राज्यसभा में आ सकते हैं या केवल लोकसभा में आ सकते हैं। उनके लिए प्रावधान किया गया है कि ये विधेयक केवल लोकसभा में आएंगे और या ये जो विधेयक हैं वो केवल राज्यसभा में आएंगे। हम लोग उसको देखें। इसमें 3 विधेयक ऐसे हैं जो केवल लोकसभा में ही रखे जा सकते। 3 विधेयक कौन कौन से? 3 विधेयक कहाँ रखे जा सकते हैं? केवल लोकसभा में ही रखे जा सकते हैं। पहला कौन सा है? पहला बजट विधेयक। आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। बजट के लिए एक स्पेशल क्लास चलानी पड़ेगी, तभी उसको समझ में आएंगे हम लोग। बजट। और दूसरा जो है धन विधेयक। अभी हम आगे देखते हैं धन विधेयक कैसे आते हैं, क्या प्रोसेस है। और तीसरा कौन सा है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। ये तीनों जो हैं केवल लोकसभा में आएंगे। और 3 ऐसे हैं जो केवल 3 विधेयक ऐसे हैं जो केवल राज्यसभा में ही लाए जा सकते हैं। राज्यसभा में कौन कौन से आएंगे? तो पहला है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा आपको पता ही है, बिल्कुल। अखिल भारतीय सेवा वो सेवा है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन वेतन कौन देगा? तो वेतन राज्य सरकार देगी। जैसे डीएम हो गए या एसपी साहब हो गए, इन लोगों की नियुक्ति कैसे होती है? आईएएस वालों की नियुक्ति कैसे होती है? अखिल भारतीय सेवा के तहत होती है। तो अखिल भारतीय सेवा वो सेवा है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन उसको वेतन देने का कार्य कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। तो इसमें अगर कोई भी सुधार करना है तो अनुच्छेद 315 के तहत यह व्यवस्था बनाई गई कि मान लीजिए अखिल भारतीय सेवा में कोई परिवर्तन करना है, कुछ जोड़ना है या नए तरीके से कुछ निर्मित करना है, तो अनुच्छेद 315 के तहत यह व्यवस्था बनाया गया कि ऐसा विधेयक केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा से संबंधित कोई भी बात है तो वो पहले विधेयक राज्यसभा में आएगा। दूसरा क्या है? दूसरा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सूची वाले विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, बिल्कुल। लेकिन आपको याद होगा कि जब 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार सौंपा जाता संसद को, कब? आपातकाल के दौरान। आपातकाल में 1 वर्ष के लिए क्या कहा जाता है कि संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर, जब आपातकाल लगा हो। तो इस दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? तो ये इससे संबंधित जो भी होगा वो राज्यसभा से प्रारंभ होगा। तीसरा क्या है? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। देखिए, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया तो आती नहीं है, महाभियोग प्रक्रिया आती नहीं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया जैसी प्रक्रिया, क्योंकि हमने आपको उपराष्ट्रपति वाले क्लास में इसका डिटेल से आपको बताया था, विस्तृत बताया था कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं आता, बल्कि महाभियोग प्रक्रिया जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाना है तो यह सबसे पहले कहां से शुरू होगा? राज्यसभा से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति है। इसलिए अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाना है तो सबसे पहले हमें जो है राज्यसभा में उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ विधेयक जो हैं कुछ राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं तो कुछ स्पेशली लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? तो विधेयक 4 प्रकार के हैं। विधेयक के प्रकार कितने हैं? तो ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं भाई। एक संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा कौन सा है? साधारण विधेयक।
संविधान संशोधन के लिए लिखा गया अनुच्छेद 368 और साधारण विधेयक के लिए बना अनुच्छेद 107। अगला कौन सा है? धन विधेयक, इसके लिए अनुच्छेद 110 उल्लिखित किया गया। अगला बना वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, इसके लिए अनुच्छेद 117 उल्लिखित किया गया। वित्त विधेयक की दो कैटेगरियां हैं, एक कैटेगरी ए और दूसरी कैटेगरी बी। इसके लिए लिखा गया अनुच्छेद 117 का 1 और इसके लिए लिखा गया अनुच्छेद 117 का 2। अभी आगे हम देखते हैं कि इस कैटेगरी ए में क्या लिखा गया, कैटेगरी बी में क्या लिखा गया, या वित्त विधेयक या धन विधेयक में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान संशोधन या साधारण विधेयक में कैसे आते हैं या क्या करना पड़ता है। संविधान संशोधन विधेयक, जैसे हमारे यहाँ संविधान में 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं, लेकिन उस समय की परिस्थिति के हिसाब से लिखे गए थे 395 अनुच्छेद। हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि हमने तो संविधान को बेहतरीन बनाने की कोशिश की, अच्छा से अच्छा देने की कोशिश की, लेकिन आप एक चीज यहां जोड़ के रखिएगा कि समय के साथ इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, जो भी आप परिस्थिति के हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं। तो यहां पर अनुच्छेद 368 में बाकायदा उल्लिखित किया संविधान निर्माणकर्ताओं ने कि परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कहते नहीं कि यह काल चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। अगर परिवर्तनशील जगत के साथ आप परिवर्तित नहीं हैं, समय परिवर्तित हो रहा है, अगर इस समय के साथ आप परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तो आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने देखिए उस समय कितनी सूझबूझ के साथ कार्य किया। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति के हिसाब से तो ठीक है संविधान, लेकिन जो जो समय गुजरता जाएगा तो ये भी परिवर्तन के काबिल बनेगा। अगर परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तित नहीं होगा, तो ये हमारे लिए जो है परेशानी खड़ा कर देगा। इसलिए अनुच्छेद 368 में उल्लिखित किया कि हम तो संविधान को बेहतरीन बना रहे हैं, लेकिन हम आपको यह भी व्यवस्था दे रहे हैं कि आप आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो यह संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में यह प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए और क्या प्राविधान है कि संयुक्त अधिवेशन नहीं आहूत किया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं आहूत किया जा सकता। आपको याद होगा कि जब हम पिछली क्लास चला रहे थे तो हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विधेयक लाया था, भूमि अधिग्रहण बिल। भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार को पीछे हटना पड़ा। हमने वहां पर आपको बताया भी था क्यों पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक था और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में तो स्पष्ट बहुमत थी, लेकिन राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं थी। इसलिए विधेयक राज्यसभा में अटक गया। अब संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण उसमें संयुक्त अधिवेशन भी नहीं आहूत किए जा सकते। हमने आपको बताया था कि जब संयुक्त अधिवेशन आहूत होते हैं तो कितनी आसानी से विधेयक को पारित कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि संविधान संशोधन में यह प्रावधान कर दिया, भाई देखिए कितने सूझबूझ से हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि अगर संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाएगा, आसानी से सभी चीजों के लिए संयुक्त अधिवेशन आहूत हो जाएगा तो विधेयक आसानी से पारित हो जाएंगे। तो कोई भी होगा तो संविधान में अपने हिसाब से छेड़छाड़ कर देगा। इसलिए व्यवस्था बनाई गई कि अगर संविधान संशोधन का मामला है तो संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं किए जा सकते। अगर आपको संविधान में संशोधन करने का हमने हक दे दिया तो इसके लिए कंडीशन भी हमने टफ बना दिया। यह विधेयक किसी भी सदन में आएगा, संयुक्त अधिवेशन नहीं आहूत हो सकते हैं और राष्ट्रपति महोदय इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और इस पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति महोदय को लगा कि इसमें कुछ सुधार करना है, ये इसमें गुंजाइश ये बन रही, थोड़ा सा सुधार हो जाए, बेहतरीन हो जाएगा, तो ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और अगर पुनः आता है तो ये इस पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अगला कौन सा है? अनुच्छेद 107। ये क्या है? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक किसे कहते हैं? यहां पर हमने देखा कि संविधान संशोधन का मामला है,
लेकिन साधारण विधेयक में क्या है, संविधान संशोधन से अलग है। संविधान से अलग चीज की व्याख्या करनी हो तो उसके साधारण विधेयक के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण विधेयक में क्या होता है कि जैसे भारतीय दंड संहिता में कोई परिवर्तन करना है, भारतीय दंड संहिता में अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो साधारण विधेयक के माध्यम से ही होगा। किसमें, आईपीसी में अगर कोई परिवर्तन करना है, जैसे आप लोग देखते नहीं है कि ये प्रावधान किया गया कि एक विधेयक लाया गया और उसमें कानून में परिवर्तन किया गया कि इस सजा के लिए अगर आपने ये गलत कार्य किया है तो इस सजा के तहत ये दंड संहिता लागू हुई और ये सजा आपको दी जाएगी। आपने कोई अपराध कर दिया तो उस अपराध के लिए ये देखा जाएगा कि जिस दंड संहिता में क्या प्रावधान है, कितने दिन के सजा का प्रावधान है। तो अगर उससे संबंधित कोई भी मामला है तो साधारण विधेयक के तहत उसमें सुधार किया जाता है। साधारण विधेयक लाके फिर देखा जाएगा कि इसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो अब सजा जो है थोड़ा सा कठिन हो जाएगी या थोड़ा आसान हो जाएगी। जो भी परिवर्तन करना है, अगर भारतीय दंड संहिता में परिवर्तन करना है तो आप साधारण विधेयक अर्थात अनुच्छेद 107 के तहत जो है प्रावधान विधेयक ला सकते हैं। देखते हैं कि अगला जो हमारा है अनुच्छेद 110 क्या है, धन विधेयक। धन विधेयक इसका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 110 में है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये धन विधेयक हमारे संविधान में उपबंधित कहाँ से किया गया। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट 1911 द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पास किया। कौन सा, पार्लियामेंट एक्ट 1911 और साथ में कौन सा पारित किया, दूसरा एक्ट पार्लियामेंट एक्ट पारित किया 1949 ईस्वी। इसी एक्ट पर हमारा धन विधेयक उपबंधित, हमारे संविधान में धन विधेयक ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट एक्ट 1911 और पार्लियामेंट एक्ट 1949 पर आधारित है। हम लोगों ने वहां से ही अपने संविधान में इसको रखा है। अब धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है। इसे लाने का प्राविधान जो बनाया गया, इसे लाने की प्रक्रिया को जो उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद 109 में उल्लिखित किया गया। अनुच्छेद 109 में, यहां ध्यान दीजिएगा कि धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 109 में नहीं है, बल्कि इसे लाने की जो विशेष प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में है। 110 में क्या है, धन विधेयक, लेकिन इसको लाने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 109 में उल्लिखित है। क्या है, सबसे पहला इसमें क्या है कि जो विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान में कौन सा पहला है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष के पास पावर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा कि ये धन विधेयक है, तो ये अध्यक्ष करेगा। दूसरा क्या है, इसे लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक को लाने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अब पूर्व अनुमति आ गई तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इस विधेयक को वापस भी नहीं कर सकते। अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन है कि केवल यह लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि यह राज्यसभा में भी जाएगा, राज्यसभा में भी यह विधेयक जाएगा। भाई दोनों सदनों से पारित होगा तभी तो विधेयक पारित माना जाएगा। लेकिन धन विधेयक पर राज्यसभा को कम अधिकार दिया गया है। मामला धन का है, चूंकि अभी मान लीजिए किसी के पास जो है लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है, सरकार चलाने के लिए लोकसभा में स्पष्ट बहुमत चाहिए, पहुंच गया लोकसभा को पैसे की जरूरत है, विधेयक पहुंच गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने अटका दिया। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने इतना बेहतरीन संविधान को सजाया, कहा लोकसभा से पास हो गया तो विधेयक तो राज्यसभा में जाएगा ही जाएगा। लेकिन राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया कि केवल 14 दिन तक यह
धन विधेयक को रोक सकती है। 15वें दिन स्वतः यह विधेयक पारित मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने पारित कर दिया। अब यहां से एक बात आपके दिमाग में उठेगी कि जब राज्यसभा को शक्ति ही नहीं दी गई तो भेजने का क्या जरूरत थी कि राज्यसभा में भेज दिया जाए। इसलिए भेजा जाता है कि राज्यसभा इस 14 दिन के अंदर कोई सुझाव देना चाहती है तो लोकसभा को सुझाव दे सकती है। लोकसभा को यह अधिकार है कि उसके सुझाव पर विचार कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इसलिए राज्यसभा को केवल इतना अधिकार दिया गया कि आप 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकते हैं। अगला क्या है कि संयुक्त अधिवेशन नहीं आहूत किए जा सकते। भाई आहूत संयुक्त अधिवेशन क्यों होते हैं? जब किसी विधेयक पर गतिरोध होता है। यहां क्या राज्यसभा पास करे या मत पास करे, विधेयक स्वतः पास मान लिया जाएगा। तो इसलिए व्यवस्था क्या बनाएगी, संयुक्त अधिवेशन की जरूरत है नहीं। जब कोई विधेयक में विवाद है नहीं है तो अधिवेशन क्या आहूत किया जाए। अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि विधेयक धन विधेयक है या कैसा विधेयक, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे दिया गया? अध्यक्ष को दिया गया। तो इसके लिए बाकायदा अनुच्छेद लिखे गए। कौन सा? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 110 में लिखा गया कि लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब है लोकसभा वाला, राज्यसभा में तो सभापति होता है, तो अध्यक्ष ये कैसे समझेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो आप अपनी भाषा में समझिए, अपने शब्दों में समझिए कि अगर टैक्स का मामला बनता है, जैसे नहीं होता है कि कोई टैक्स का वैल्यू घटाना है या बढ़ाना है, तो टैक्स से संबंधित कोई भी बात होगी कि ये टैक्स घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा या नया टैक्स उपबंधित किया जाएगा, ऐसे कोई भी प्राविधान है तो लोकसभा अध्यक्ष तुरंत क्या कहेगा? अध्यक्ष क्या कहेगा कि ये धन विधेयक है। जैसे आप नहीं कहते हैं कि सरकार ने ये फैसला किया है कि इतनी इनकम के वालों का इतना आयकर लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, या इस इनकम टैक्स से आपको घटाया जाता है कि आपकी आमदनी अगर इससे ज्यादा होगी तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे संबंधित कोई भी बात है तो तुरंत क्या कहेगा अध्यक्ष? बस ये धन विधेयक है। दूसरा क्या है? सरकार को कर्ज की जरूरत है। भाई कार्य करने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ती है, विदेशों से कर्ज लेते हैं, तो अगर कर्ज का भी कोई प्राविधान है तो तुरंत अध्यक्ष कहेगा ये जो है हटाइए इसको, ये धन विधेयक वाला मामला है, इसको पारित करवाने में बहुत झंझट वाला काम नहीं है। टैक्स का बात करें, सरकार के कर्ज की बात करें तो यह सीधे धन विधेयक हो गया। अगला कौन सा है? संचित निधि। संचित निधि क्या है? हमने आपको बताया था। बिल्कुल, हमारे द्वारा जो दिया गया कर है, जनता के द्वारा दिया गया कर कहां पहुंचता है? संचित निधि पहुंचता है। संचित निधि या आकस्मिक निधि में, भाई आपके पास भी आकस्मिक निधि होती है ना, अकस्मात कार्यों के लिए। जैसे आपके पास कुछ धन है तो उस धन को कुछ बराबर खर्चे के लिए रखते हैं, तो आप कभी न कभी कुछ आकस्मिक निधि के लिए रखते हैं। जैसे आपके पर्स में है, पर्स में एक जगह बनी हो तो उसमें 1-200 की नोट आपने नीचे रख दिया कि किसी अकस्मात कार्य के लिए। तो इसी प्रकार से सरकार के भी पास प्रावधान है। भाई हम आपको अपनी भाषा में समझाने के लिए हमने उदाहरण दिया है कि अगर संचित निधि टैक्स पहुंचा, सीधे खर्चे के लिए रख दिया गया कि भाई यहां से खर्चा किया जाएगा, लेकिन कुछ आकस्मिक कार्यों के लिए धन एकत्रित करके रख दिया गया, भाई कोई इमरजेंसी आएगी तो हम खर्चा करेंगे। इस प्रकार से दो निधियां हैं। अब संचित निधि और आकस्मिक निधि में कोई परिवर्तन करना हो तो तुरंत अध्यक्ष कहेगा कि यह धन विधेयक से संबंधित मामला है। देखिए, धन विधेयक का निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो अध्यक्ष को है। उसके लिए प्रावधान क्या किया गया? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में सारे प्रावधान कर दिए गए। किसी आधार पर लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात अध्यक्ष यह निर्णय करेगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। लेकिन पेपर में प्रश्न पूछता है कि कुछ धन से संबंधित जो प्रावधान है वो धन विधेयक है कि नहीं। जैसे लाइसेंस, आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो इसके लिए धन देना पड़ता है। जमा कहां होगा? संचित निधि में जमा होगा। लेकिन लाइसेंस के लिए जो भी व्यवस्था है वो जो है धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएंगे। या दूसरा कौन सा है? स्थानीय सरकार द्वारा टैक्स, स्थानीय सरकार का टैक्स
वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं। या जुर्माना हो, भाई आपके ऊपर जुर्माना लगा हो, वो भी धन कहाँ जाएगा? संचित निधि में। लेकिन ये सब धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं। हम देखते हैं अगला अनुच्छेद 117। इसमें क्या है? ये वित्त विधेयक। वित्त विधेयक किसे कहते हैं? धन विधेयक में धन को लाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया। धन के लाने को जो प्रक्रिया है, कहां से कौन सा टैक्स आ रहा है, कहां से कितना टैक्स लगा दिया जाए, तो ये जो लाने का पैसा आने की जो प्रक्रिया, धन को लाने की प्रक्रिया धन विधेयक है। लेकिन उस धन से जो विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, भाई पैसा आता है तभी तो सरकार कार्य करती है, तो विकासात्मक कार्य जो किए जा रहे हैं, ये विकासात्मक कार्य जो है ये कहां से होंगे? तो धन आएगा तभी। तो इस विकासात्मक कार्यों में जो खर्च है, इस विकासात्मक कार्य के तहत जो खर्च का उल्लेख है, वो कहां आएगा? ये वित्त विधेयक में। या आप यूं भी समझ सकते हैं कि धन विधेयक में केवल धन की चर्चा है, जबकि वित्त विधेयक में क्या है? धन के साथ साथ उसे खर्च करने का भी उल्लेख है, खर्च करने का भी वर्णन है। धन विधेयक में केवल धन का वर्णन है, जबकि वित्त विधेयक में क्या है कि उससे विकासात्मक कार्यों पर जो खर्च किया गया है उसका भी ब्यौरा है वित्त विधेयक में। हमने आपको बताया था कि वित्त विधेयक की दो कैटेगरियां हैं, दो टाइप के हैं। तो कैटेगरी 1 किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 के 1 में क्या है? तो ये कैटेगरी 1 वर्णित है। और अगला कौन सा था? तो अनुच्छेद 117 का 2, ये क्या है? कैटेगरी 2 इसमें वर्णित है। अब हम देखते हैं दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। क्या अंतर हम देखते हैं? जैसे कैटेगरी ए टाइप 1, टाइप 1 में क्या है कि ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में ही इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। टाइप बी को टाइप 2 के क्या किया जा सकता है कि इसे राज्यसभा या किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में प्रस्तुत कर दीजिए चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत कर दीजिए, या किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। टाइप 2 और क्या है कि टाइप 1 को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है और इसको भी राज्यसभा पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, टाइप 2 को भी। अब जब राज्यसभा ने लौटा दिया तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन आहूत किए जा सकते हैं। दोनों टाइप के लिए संयुक्त अधिवेशन आहूत किए जा सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन आहूत किए जाएंगे, क्यों? क्योंकि राज्यसभा ने लौटा दिया, अब विवाद हो गया। तो यहां पर यह प्रावधान किया गया कि टाइप 1 केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि टाइप 2 जो है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। टाइप 1 को राज्यसभा लौटा सकती है, टाइप 2 को भी राज्यसभा लौटा सकती है। अगर राज्यसभा ने लौटा दिया तो फिर संयुक्त अधिवेशन एक चारा बचता है, तो संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा सकता है। थोड़ा सा कि ये वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है, 1-2 देखते हैं। धन विधेयक और दूसरा वित्त विधेयक। इनमें अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर क्या है कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में है। इसे लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसे लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसे राज्यसभा लौटा नहीं सकती, भाई 14 दिन के बाद ये स्वतः पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा लौटा नहीं सकती, इसे राज्यसभा लौटा सकती है, राज्यसभा लौटा सकती है। देखिए जितना आपने पढ़ा है उसी हिसाब से अंतर निकालिए, रटिएगा मत। केवल जो अभी आपने पढ़ा समझा है उसी के आधार पर आप अंतर निकालिए। राज्यसभा लौटा सकती है, इसे लौटा सकती है, लेकिन इसे नहीं लौटा सकती।
अगला कौन सा है, इसमें धन का वर्णन है, इसमें धन के साथ साथ व्यय का भी वर्णन है। वित्त विधेयक में धन के साथ साथ व्यय भी, कहाँ खर्चा भी हो, कहाँ विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, कैसे खर्चा हो रहा है, सबका वर्णन है। अगला कौन सा है, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं आहूत किए जा सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जा सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं आहूत किए जा सकते हैं, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा सकता है। इस प्रकार से जो भी आपने समझा है उसमें आप स्वतः देख लीजिएगा कि कौन कौन से अंतर धन विधेयक और वित्त विधेयक में होते हैं। अब हम सबको यहाँ पर वर्णन नहीं कर पाएंगे, अगर हम सबका वर्णन करना शुरू कर देंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। आप ये कुछ प्रमुख है हमने आपको बता दिया, बाकी आप स्वतः जो है इसमें अंतर निकाल लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं बजट से संबंधित जो भी चीजें, जैसे लेखानुदान है क्या है, प्रत्यानुदान क्या है, ये जो भी चीजें हैं हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। इससे भी एक बेहतरीन क्लास के साथ हम लोग कल मिलते हैं।